अपनी समीक्षा बैठक से 2 दिन पहले श्रद्धेय अशोक सिद्धार्थ जी की पार्टी में वापसी और उनका माफीनामा, इनके क्या मायने हो सकते हैं। और उनके साथ यानी कि वो जो शादी थी 12 फरवरी की, जिसमें अशोक सिद्धार्थ जी का बेटा और हेमंत प्रताप जी की बेटी की शादी हुई थी, और जिसमें जितने लोग पार्टी से बाहर निकाले गए थे, क्या उनकी पुनः वापसी होगी और क्या बहुजन समाज पार्टी को पुनः बनाया जा सकता है या बचाया जा सकता है। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube मंच धम्मा अशोक उर्फ उमेश पाल सिंह पर। साथियों, 7 सितंबर को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुजन समाज की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने देश के सभी प्रदेश के प्रदेशाध्यक्षों को, मंडल कोऑर्डिनेटरों को और जिलाध्यक्षों को बुला के एक समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के कई मायने थे। प्रमुख 2 उद्देश्यों पर मैं बात करूंगा। एक तो 9 अक्टूबर को महारैली बहन जी कर रही हैं मान्यवर कांसीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर, और उसमें वो 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेके भी ये बहन जी की शुरुआत कह सकते हैं। लेकिन पहले बात इस बात पे कि जस्ट इस समीक्षा बैठक से पहले अशोक सिद्धार्थ जी की पार्टी में वापस हुई। अशोक सिद्धार्थ जी जो कि एक शादी के तुरंत बाद बाहर निकाले गए, वापसी होना ये तर्क का विषय नहीं है, विवाद का विषय नहीं है या चर्चा का विषय नहीं है। वापसी बस बहुजन समाज पार्टी में निकासी और वापसी चलती रहती है। ये पार्टी की अपनी रणनीति होती है कि पार्टी की रीति नीति पर काम करने वाले व्यक्तियों को पार्टी में शामिल करते हैं और जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं उनको पार्टी से बाहर किया जाता है, जैसा बहन जी अक्सर करती आती हैं। लेकिन जो विवाद, जो चर्चा का विषय, विवाद नहीं कहेंगे, चर्चा का विषय है अशोक सिद्धार्थ जी द्वारा डाला गया माफीनामा। उस माफीनामे में 2 लोगों का जिक्र किया, नाम से जिक्र किया अशोक सिद्धार्थ जी के, संदीप ताजाने जो कि महाराष्ट्र के प्रदेशाध्यक्ष थे, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, और हेमंत प्रताप जी जो कि बसपा के वरिष्ठ नेता रहे हैं, कई मंडलों के मंडल कोऑर्डिनेटर रहे हैं। उनको जो है उनका नाम लेके उन्होंने कहा कि पहले तो वो लिखते हैं कि मैं 4 बार की मुख्यमंत्री, देश की सर्वजन की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से मैं बहन जी से माफी मांगना चाहता हूं कि मैं दूसरों के बहकावे में आकर जो गलतियां की मैं उन्हें आगे नहीं दोहराऊंगा और मैं कभी भी पारिवारिक रिश्तों का कोई फायदा नहीं उठाऊंगा। ये भी उन्होंने उसमें लिखा। और 2 नाम खोले उन्होंने, हेमंत प्रताप और संदीप ताजाने जी का, कि उनके और जो भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त निष्कासित लोग हैं जो पार्टी से बाहर हैं, उनके बहकावे में नहीं आऊंगा और उनको पार्टी में शामिल करने के लिए सिफारिश भी नहीं करूंगा। तो क्या इस बात से ये माने कि हेमंत प्रताप जी की वापसी अभी लेट होगी या होगी कि नहीं होगी, ये माने। और उसी शादी के बाद अशोक सिद्धार्थ जी के पार्टी से निकालने के बाद ही आगरा के दिग्गज नेता गोरेलाल जाटव जी भी बाहर हुए थे। तो
क्या उनकी वापसी अब संभव है? और कौन वो लोग थे जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, जिन्हें बहन जी ने निष्कासित किया और वो शादी में मौजूद थे, और कौन सी पार्टी के खिलाफ रणनीति बना रहे थे वो लोग? तो क्या बहन जी जो बात कह रही थी, जो उन्हें संशय था या जो उनको क्या नाम है आशंका थी कि बहुजन समाज पार्टी को ये तोड़ना चाह रहे थे, ऐसा कुछ होने जा रहा था क्या उसमें? और जिस तरह का माफीनामा अशोक सिद्धार्थ जी ने डाला है, उससे तो यही लगता है कि बहन जी ने जो डिसीजन उस समय लिया पार्टी को बचाने के लिए, वो एकदम सही निर्णय था। जिन जिन को बाहर किया वो सही बाहर किया, और उनमें से दोनों दिग्गज लीडरों की वापसी, जैसे कि आकाश आनंद जी को कुछ दिन बाद ही वापस कर लिया था, 1-2 महीने बाद, अशोक सिद्धार्थ जी को अब वापस कर लिया है। तो इससे ये क्लियर होता है कि बहन जी का उस समय का जो डिसीजन था पार्टी को बचाने के लिए, वो बिल्कुल सही था। लोगों का जो आरोप था कि बहन जी पार्टी से निकाल देती हैं बिना सोचे समझे, ये बिल्कुल झूठ है। अब दूसरी बात पर आते हैं कि आजकल हम ये देख रहे हैं कि बहन जी ने जिन दिग्गज लीडरों को पार्टी से बाहर किया था, बहुजन समाज पार्टी में जो सत्ता में रहे, सत्ता में बड़े बड़े पदों पर रहे, कई मंत्रालयों के मालिक रहे, वो लोग आजकल बहन जी के बारे में बड़ा पॉजिटिव बोल रहे हैं। हालांकि वो दूसरी पार्टियों में भी हैं, लेकिन उनका जो इस समय का जो रुझान है बहन जी के प्रति, वो बड़ा अच्छा है। जैसे ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी में हैं, मंत्री हैं, लेकिन अभी हाल ही में उनका एक बयान आया कि बहन जी जैसा शासन किसी ने नहीं चलाया, और उन्होंने उसका जिक्र भी किया जब वो बनारस के जलाध्यक्ष रहे। उन्होंने घटना भी बताई कि किस तरह अधिकारी जो है बहन जी के सामने कांपते थे, अधिकारी बहन जी के सामने बहन जी के समय में काम करते थे, और बहन जी के समय का शासन बहुत अच्छा, ये उनका जो है आया वक्तव्य। दूसरा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी ऐसे ही एक अपना बयान दिया कि बहन जी का शासन अपने आप में अद्वितीय था और ऐसा शासन अभी तक कोई चला नहीं पाया, उनका भी यह बयान था। और उन्होंने भी बहन जी कार्यकाल की तारीफ की। अभी हाल ही में एक पूर्व आईपीएस रहे हैं प्रेम प्रकाश जी, उन्होंने भी अपने जीवन के कई अनुभव बहन जी के समय के शेयर किए, और उन्होंने भी बताया कि बहन जी का शासनकाल वाकई में बहुत अच्छा रहा। इसके साथ साथ ही अभी नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी का भी एक बयान आया, जिसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने गेस्ट हाउस कांड के राज खोले। तो ये जो दिग्गज लीडर जो पार्टी से बाहर हुए, निकाले गए, उनका एकदम से रुझान पार्टी के प्रति। और इधर उड़ती उड़ती खबर ये चल रही है कि जो मोमडोनों के दिग्गज नेता और समाजवादी पार्टी में कई विभागों के मंत्री रहे आजम खां जी, जो बहुत समय से, लंबे समय से जेल में थे, और अखिलेश यादव जी जो कि सपा मुखिया हैं, उन्होंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उन्हें निकालने का कोई प्रयास नहीं किया, और कोई स्टेटमेंट उनके बचाव में नहीं आया। उनका भी रुझान बसपा के प्रति नरम है, ऐसा भी सुना जा रहा है। और भी कई सवर्ण समाज के नेता हैं जिन्होंने बहन जी के शासनकाल को सराहा है और बताया कि जैसा शासन उनके समय में रहा है, ऐसा शासन शायद ही किसी ने उत्तर प्रदेश में किया हो। और उसमें ऐसा नहीं है केवल बातें ही बातें हैं, उसमें काम भी गिनाए जाते हैं कि जितनी यूनिवर्सिटियाँ, जितने कॉलेज, रोड, आपकी जो है नौकरियों की भर्तियाँ, आयोग की शुद्धता, भर्तियों की जो क्या नाम है जो लेवल जो बहन जी के समय रहा है, और हॉस्पिटल्स का निर्माण, यूनिवर्सिटीज़ का निर्माण जो बहन जी के शासनकाल में हुआ है,
किसानों के लिए, है ना, बेहतरीन सुविधाएं और खाद बीज की उस समय किसानों को बहुत ही उचित रेट पर मुहैया कराना, गन्ना किसानों के लिए एक किसान नेता जो थे जो कि उस समय टिकैत जी के साथ रहे थे, उन्होंने भी एक बयान अपना दिया कि कैसे वो जो है टिकैत जी ने जब आंदोलन शुरू किया तो बहन जी ने उनको बुलाया, बोला भाई तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बहन जी हमें तो केवल किसानों की चिंता होती है और गन्ने का मूल्य बहुत कम है। तो बहन जी ने कहा कि जाओ सुबह का अखबार पढ़ लेना। तो उन्होंने कहा कि जब हम वहाँ से लौट के आ रहे थे, हम और टिकैत जी, तो स्टेशन पर ही थे और जब हमने पेपर खरीद के पढ़ा तो गन्ने का मूल्य दुगना कर दिया था बहन जी ने। उन्होंने भी बहन जी के समय की उसकी शासन की तारीफ की। तो ये जो पक्ष के विपक्ष के, बीएसपी में रहने वाले, बीएसपी से बाहर वाले जो बहुजन समाज पार्टी और बहन जी के शासन की इस समय तारीफ कर रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं हवा बसपा के साथ चल रही है? 2027 के हिसाब से कुछ पॉजिटिव बसपा के लिए होने जा रहा है। और अगर ऐसा है तो फिर जो बसपा के मेन कार्यकर्ता हैं, जो बसपा का मेन वोटर है और जो बसपा का पढ़ा लिखा वोटर है, जो रूठ के चला गया था कि हमें संविधान बचाना है इसलिए हम समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, हम इसलिए कांग्रेस को वोट देंगे, तो वो अब क्या करेंगे? क्या वो बसपा में लौट के आएंगे या उनको बसपा में लौट के आना चाहिए? ये प्रश्न अब उनके ऊपर है कि जब हवा, और उन्होंने संविधान बचाने का नतीजा भी देख लिया कि कैसा संविधान बचा। उन्होंने 22 में भी पूरा वोट जो है पढ़े लिखे लोगों ने, उन समाज के पढ़े लिखे जाटव व्यक्तियों ने, और मैं ये कहूँ एससी, नॉन जाटव एससी और जाटव भी जो पढ़ा लिखा, उस समय 22 में बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के समाजवादी पार्टी में गया और उस समय समाजवादी पार्टी की 100 सीटें आई। पूरा मुस्लिम उनके साथ था, पूरा पिछड़ा उनके साथ था और जाटव भी उनके साथ चला गया, तब उनकी 100 सीटें आई थी। और अगर बात करें हम 19 की, एक बात और पहले से 19 की बात करें उससे पहले हम एक जिक्र कर लें कि अमूमन ये कहा जाता है कि सब बहुत आरोप लगता है कि बहन जी भाजपा से डरी हुई हैं, भाजपा की बी टीम है, ईडी सीबीआई, बीजेपी की ईडी सीबीआई से बहन जी डरी हुई हैं। मुझसे भी लोग कहते हैं, तो मैंने उनसे प्रश्न किया भाई बहन जी कब से डरी हैं? ये भी तो प्रश्न आना चाहिए कि बहन जी डरी कब से हैं? बोले जब से मोदी जी की सरकार आई है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, यानी 14 से बहन जी डरी हुई हैं और मुंह नहीं खोल रही हैं, आवाज नहीं निकल रही है बहन जी की। तो फिर मैंने उनसे कहा कि अच्छा ये बताइए कि जब 2019 का चुनाव हुआ था तो उसमें गठबंधन किया बहन जी ने? नहीं किया था। क्या साहब किया था। मैंने किससे किया था? कि समाजवादी पार्टी से किया था। अच्छा मैंने ये बताओ समाजवादी पार्टी से बहन जी की क्या दुश्मनी थी? कि हाँ साहब दुश्मनी थी। मैंने क्यों दुश्मनी थी? कि साहब वो गेस्ट हाउस कांड कराया था मुलायम सिंह यादव जी और उनके भाई शिवपाल यादव जी ने, और बहन जी को मारने का पूरा प्रबंध किया था। वो तो भला हो जो है बीजेपी के नेता उस समय उन्हें बचा गए, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने बचा लिया, अन्यथा उस दिन बहन जी को मार देते। तो मैंने कि जब बहन जी को मारने वालों से बहन जी ने गठबंधन किया तो क्यों किया? अपने लिए किया था क्या? कि नहीं समाज के लिए किया? तो समाज के लिए किया। तो बहन जी जब डरी हुई थी तो वो गठबंधन कैसे कर लिया 19 में? जब 14 में बहन जी डर गई थी, ईडी सीबीआई से डरी हुई थी बहन जी, तो 19 में गठबंधन क्यों कर लिया? कि बहन जी ने गठबंधन तोड़ दिया। तो बहन जी ने गठबंधन क्यों तोड़ा? ये भी अरे बहन जी की 10 सीटें आ गई और अखिलेश यादव की 5 सीटें आई, बहन जी को फायदा हुआ, समाजवादी पार्टी का वोट मिल गया, तब भी बहन जी ने गठबंधन तोड़ दिया। मैंने चलो साहब इस पे भी एक समीक्षा करते हैं, इस पे भी चर्चा करेंगे कि बहन जी की 10 सीटें कहां पर आई। बहन जी की 10 सीटों में से 7 सीटें मुसलमान जीते, 1 सीट गिरीश सिंह जाटव जी नगीना से जीते, तो मेरा और शायद 1 ब्राह्मण जीते उसमें से। तो मेरा कहना यह है कि वो सीटें जो जाटव और मुस्लिम बाहुल्य थी वो बहुजन समाज पार्टी ने जीत ली, और वही सीटें जो जाटव और मुस्लिम बाहुल्य प्लस थोड़ी सी यादव मिल गया वो
सपा ने जीती। लेकिन जो सीटें सपा मतलब यादव प्लस मुस्लिम बाहुल्य सीटें थीं, जैसे कन्नौज से धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए, कन्नौज से डिंपल यादव चुनाव हार गई, बदायूं से धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए, जो कि मुस्लिम और यादव बाहुल्य क्षेत्र है, 70% वोटिंग पड़ता है। और फिरोजाबाद वो भी क्या नाम है, मुस्लिम और यादव बाहुल्य है, और वहां भी जो है अच्छे यादव चुनाव हार गए। तो ये तीनों सीटें जो कि यादव बाहुल्य थीं और इन पे चुनाव हार जाती हैं, सपा के परिवार के लोग हारते हैं, तो किसने वोट नहीं दिया? तो क्या जाटवों ने वोट नहीं दिया? ऐसा हो सकता है कि बहन जी कहें कि इनको वोट देना है, और वो जो गठबंधन था जिसने गोरखपुर के उपचुनाव में बीजेपी को बड़ी पटकन दे दी, गठबंधन नहीं हुआ, केवल बहन जी ने घोषणा कर दी कि हमारा वोट सपा कैंडिडेट को जाएगा, और गोरखपुर में बड़ी पटकनी बीजेपी को दे दी। वो गठबंधन क्या 15 सीटों पर सिमट सकता था? नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि यादवों ने उस समय वोट नहीं दिया। और क्यों नहीं दिया, इसके पीछे की वजह, हालांकि वो कहते होंगे साहब पैर नहीं छुए, ये नहीं छुए, बात वो पैर छूने की नहीं थी। बात यह थी कि अखिलेश यादव जी ने चुनाव से कुछ दिन पहले बहन जी को अपने गठबंधन का प्राइम मिनिस्टर फिक्स घोषित कर दिया, और यादव ये सोच के अच्छा छोटी जाति के महिला और प्रधानमंत्री, ये सोच के उन्होंने वोट नहीं दिया। यानी उनके दिमाग में जातिवाद था। वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो बहुजन हैं, वो शूद्र हैं, चौथे वर्ण के लोग हैं, शूद्र हैं। वो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं। यादव हमारे, जब तक यादव भाई अपने दिमाग से इस बात को नहीं निकालेंगे, कोई भी गठबंधन किसी प्रकार का सफल हो ही नहीं सकता है। तो उनकी बात समझ में ये बातें आई कि हाँ, ये तो आपने बड़ी सही बात कही। तो मेरा कहना के तात्पर्य साथियों ये है कि न तो बहन जी ईडी सीबीआई से डरी हैं, न बहन जी बीजेपी की बी टीम है, और न बहन जी ने कभी भी समाज को या मिशन मूवमेंट को गलत रास्ते पे लाने का प्रयास किया या जाने का प्रयास किया है। बहन जी जो भी कर रही हैं समाज हित में अच्छा कर रही हैं। एक बड़ा इस समय का एक भंवर चल रहा था 14 में और 19 में, सबने देखा, और ऐसी स्थिति में बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए थे उस लहर में। उस समय भी बहन जी पार्टी का अस्तित्व बचाए हुए थी, और किस तरह पार्टी को बचाया ये बहन जी ही जानती हैं। बहन जी को उस समय उन लोगों ने धोखा दिया जिनसे बहन जी को कतई उम्मीद नहीं थी कि ये धोखा देंगे। जिस समय पार्टी का एक बुरा दौर चल रहा था, उस समय पहचान होनी थी कि कौन अपना है कौन पराया है, और उस समय लोग छोड़ के बहन जी को बीजेपी में चले गए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिन्होंने छोड़ा, बीएसपी को छोड़ा, वो बीजेपी में चले गए, और बीजेपी को छोड़ के फिर वो सपा में आए, और सपा में छोड़ के वो पार्टी बनाई, पार्टी बना के फिर सपा में शामिल हुए। तो ये सब जो उथल आना जाना इधर उधर, विचारधारा कहाँ रही इसमें? ये तो स्वार्थ हो गया ना। अपनी पार्टी को छोड़ के, अपनी विचारधारा को छोड़ के दूसरी पार्टी में, दूसरी विचारधारा में चले जाना, तो फिर मिशन मूवमेंट कहाँ रहा इसमें? कांशीराम जी का जो कैडर था, वो कैडर कहाँ गया इसमें से? लोग कहेंगे साहब क्यों अपनी राजनीति को पूरा ना करें, क्या अपनी राजनीति को ना चलाएं? अरे मान्यवर साहब ने क्या कहा था कि राजनीति चले ना चले, विधायक मंत्री बने ना बने, है ना, सत्ता मिले ना मिले, पद मिले ना मिले, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की गति रुकनी नहीं चाहिए। कभी नहीं कहा मान्यवर साहब ने कि अपने स्वार्थ के लिए, विधायक मंत्री बनने के लिए आप दूसरे के दरवाजे पर चले जाओ, दूसरे घरों में चले जाओ, अपने घरों में आग लगा के। ये कभी नहीं कहा। ना बाबा साहब ने कहा कभी कि दूसरे के घर में जाना तो अपने घर में आग लगा के मत जाना, क्योंकि जिस समय तुम्हें वहां से लात मार के निकाला जाएगा, तुम्हारा घर तुम्हारे पास सुरक्षित होगा। ये बाबा साहब ने कहा था कि अपने घर झोंपड़ी में आग लगा के मत जाना दूसरे के में, लेकिन अपनी झोंपड़ी में आग लगा के मत जाना। और तुम लोग जब गए तो झोंपड़ी में आग लगाने का प्रयास किया, लेकिन वो तो
भला हो बहन जी का, भला हो समाज के उन लोगों का, उन्होंने उस झोपड़ी को बचाए रखा और झोपड़ी आज भी बची हुई है। तो मैंने जो प्रश्न किया था कि क्या बीएसपी को पुनः बनाया जा सकता है, तो साथियों दूसरा कांशीराम पैदा करना आसान नहीं है। कोई अपने आप को कांशीराम भले कहता रहे कि मैं दूसरा कांशीराम बनने वाला हूं, कोई कांशीराम ऐसे बनेगा नहीं। कांशीराम बनने के लिए बहुत त्याग तपस्या की जरूरत होती है। दूसरों के पैरों में गिड़गिड़ाने वाला कांशीराम नहीं बन सकता। कांशीराम वो व्यक्ति है जिसके पास सब लोग आए, देश के दिग्गज से दिग्गज नेता मान्यवर कांशीराम साहब के पास आए, अपना जो है पैक्ट लेके, अपना जो है ऑफर लेके। मान्यवर कांशीराम साहब कभी किसी के पास नहीं गए और वही जो है अपना जो है रूप उन्होंने बहन जी में देखा, इसीलिए अपना उत्तराधिकारी बनाया। और वही बहन जी का स्टैंड है कि मान सम्मान से कभी समझौता नहीं है। और ये मान सम्मान मान्यवर साहब ने बाबा साहब से लिया था। बाबा साहब की किताब बुद्धा एवं कार्ल मार्क्स पढ़ लेना साथियों। उसमें लिखा था बाबा साहब ने कि जो कार्ल मार्क्स का आंदोलन था वो पेट का आंदोलन था और बुद्ध का आंदोलन था वो नाक का आंदोलन था। बाबा साहब ने इस किताब में लिखा है कि शरीर में केवल पेट ही नहीं होता है, नाक भी होती है। बाबा साहब उसमें कह रहे हैं भूखे मर जाना, लेकिन अपने सम्मान से स्वाभिमान से समझौता मत करना। ये बाबा साहब ने उसमें कहा था। और मान्यवर साहब ने जब उस किताब को, लोग भले ही कहते हो कि मान्यवर साहब ने केवल एक किताब पढ़ी, अरे नहीं, मान्यवर साहब ने बाबा साहब की सारी किताब पढ़ी। उन्होंने जब ये पढ़ा कि अपने मान सम्मान से समझौता किसी कीमत पर, किसी पद पर, किसी भी जो है हालत में मत करना, तो मान्यवर साहब ने सम्मान से समझौता नहीं किया। ऐसे ही बहन जी भी सम्मान से समझौता नहीं करेंगी। बहन जी अगर सत्ता में पुनः लौटेंगी तो अपने काम पर, अपने सम्मान पर, अपने स्वाभिमान पर लौटेंगी। किसी के आगे गिड़गिड़ा के नहीं लौटेंगी, किसी से एक सीट की भीख मांग के नहीं लौटेंगी, या किसी से ये कह के कि हमें अपना भाई कह दो, केवल है छोटा भाई कह दो, ये कह के जो है सांसद या विधायक नहीं बनना चाहेंगी। अपनी राजनीति अपने दम पर, अपने बल पर चमकाएंगी। ये बहन जी का स्टैंड है। बहन जी से तुलना किसी व्यक्ति की फिलहाल तो नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कह रहा कि हो नहीं सकती, फिलहाल कोई ऐसा लीडर नहीं है जिससे बहन जी की तुलना की जाए। अगर बहन जी की तुलना भविष्य में कोई लीडर आया, भविष्य में कोई ऐसा त्यागी लीडर आया, कोई जिसने स्वार्थ रहित लीडर आया, तो मैं कह नहीं सकता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरे मान्यवर साहब पैदा नहीं हो सकते। देखते हैं कौन हो सकता है जो पूरा अपना जो है स्वाभिमान के साथ, अपना जो है त्याग तपस्या के साथ वो लौटे और जो है क्या नाम है, जो क्या नाम वो बना अपने आप को नेता स्थापित करे। ये भविष्य कर तुम जो है, लेकिन अभी फिलहाल अगर बसपा का कोई विकल्प कह रहा हो कि विकल्प है, तो बसपा का विकल्प कोई नहीं है। अशोक सिद्धार्थ जी की वापसी के बाद मैं ये देख रहा हूं कि जयप्रकाश जी की वापसी की बड़े जोर चोरों पे जो है हल्ला मच रहा है। और जयप्रकाश जी ने भी अपील की है। लोगों ने कहा कि भाई आप भी माफी मांगिए। अभी हाल ही में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मैं अकेले में क्या, मैं तो पूरे समाज के सामने माफी मांगता हूं कि बहन जी हमको माफ कर दो, हमसे जो गलतियां हुई हैं, और हमको मौका दो। अगर आप हमको मौका देंगी तो हम जो है फिर जो है प्रयास करेंगे और जो है पूरा तन मन धन से पार्टी की रीति नीति और के हिसाब से काम करेंगे। तो साथियों, मेरा यही आप लोगों से अनुरोध है। 9 अक्टूबर को बहन जी अपने इस 2027 के मिशन की शुरुआत करने जा रही हैं। आप बड़ी से बड़ी संख्या में, अधिक से अधिक संख्या में मान्यवर कांशीराम पार्क उस लखनऊ में अवश्य पहुंचिए। एक समय था ये कहते थे कि रमाबाई पार्क को कोई भर नहीं सकता था। बहन जी ने जो पार्क बनाए उन्हें कोई भर नहीं सकता था, केवल बहन जी भर सकती हैं। तो उनका ये प्राउड, ये कमंड बहन जी का टूटने मन देना। बहन जी को अपने समाज पर घमंड है कि मेरा समाज इन पार्कों को भरता है। तो बहन जी के उस प्राउड को, उस विश्वास को आप टूटने मत देना। और पूरे देश से, और विशेषकर क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश से
खासकर मथुरा जिले के रहने वाला हूं, तो मथुरा जिले के लोगों से मैं अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में 9 अक्टूबर को आप अपने खर्चे से किसी बीएसपी वाले कोऑर्डिनेटर की आप चिंता मत कीजिए कि वो हमारे लिए बस करेगा। आप ये भी चिंता मत कीजिए कि हमें कोई किराया देगा। आप किराया अपनी जेब से के लिए खर्च करिए। आप रोटी अपने घर से बनवा के ले जाइए। आप ये भी उम्मीद मत कीजिए कि हमारे लिए वहां खाने का इंतजाम होगा। आप खाना अपने घर से बनवा के ले जाइए। आप मान्यवर साहब, उस मान्यवर साहब के वंशज हो जो अपनी रोटी अपने साथ ले आते थे, चाहे लोग कितने भी बड़े पकवान बना दें, लेकिन वो अपनी रोटी खा के और मिशन मूवमेंट का काम करते थे। तो आप जो है उस दिन अब अवश्य ही अपने घर से टाइम पर निकलिए और लखनऊ के उस पार्क को सारा से भरिए और लखनऊ को पार दीजिए बहुजन समाज पार्टी के झंडों से और रैलियों से। मेरा इसी अनुरोध के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि अगर हवा चल रही है बहुजन समाज पार्टी की, तो आप भी उस हवा में शामिल हो जाइए। बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने का काम मत कीजिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को दोबारा बनाया नहीं जा सकता, केवल बचाया जा सकता है। और 27 में आपके पास मौका है बहुजन समाज पार्टी को बचाने का। 27 में मौका है, आपको बहुजन समाज पार्टी को बचाना चाहिए। अभी जो बहन जी ने कल समीक्षा की है, जो है क्या नाम है, देश से तमाम दिग्गज लीडरों को बनाया, एक ऐसा कॉम्बिनेशन दिखाया। मैंने पहली लाइन देखी, उस पहली लाइन में देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, आपके ब्राह्मण, आपके ठाकुर, आपके बनिया, आपके जो है मुस्लिम, आपके क्या नाम है, आपका पिछले समाज के लोग और दलित समाज के लोग एक पहली लाइन में रो में बैठे हुए हैं क्रम से। तो ये जो क्या नाम है क्रम दिखाई दे रहा है, ये बहुजन समाज पार्टी में क्रम दिखाई दे रहा है। ये जो है और कहीं दिखाई नहीं देता है। अगर कहीं सम्मान मिलता है तो बहुजन समाज पार्टियों में ही मिलता है। अगर गद्दे पर बैठेंगे तो सभी लोग बैठेंगे और कुर्सी पर बैठेंगे तो सभी लोग बैठेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी के दिग्गज नेता कुर्सी पर बैठेंगे, गद्दे पर बैठेंगे और दूसरी जातियों के लोग कुर्सी पर बैठेंगे। ऐसा बहुजन समाज पार्टी में नहीं होता है। ये दूसरी पार्टियों में होता है। वहां आपको सम्मान नहीं मिलेगा, आपको वहां पद मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी में पद भी मिलता है और सम्मान भी मिलता है। ये सबको पता है कि जब बहन जी की 4 बार की सरकार रही है, तो उन सरकारों में बहन जी ने पिछड़े समाज के लोगों को मंत्री बनाया, ठाकुर समाज के लोगों को मंत्री बनाया, जलन समाज के लोगों को मंत्री बनाया और नॉन जाटव एससी समाज के लोगों को मंत्री बनाया। भले ही ये मान्यवर साहब ने पार्टी बनाई हो, लेकिन पिछड़े समाज को बहुत बड़ा सम्मान, मुस्लिम समाज के लोगों को मंत्री बनाया। सबसे ज्यादा अगर मुस्लिम समाज के लोग जीतते हैं तो बहन जी उनको सम्मान देती हैं। तो इसी आशा उम्मीद के साथ कि बहुजन समाज पार्टी को बनाया नहीं जा सकता, दोबारा से बचाया जा सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए और चैनल को करिए सब्सक्राइब। अब मैं इसी आशा के साथ आपसे 9 अक्टूबर को लखनऊ में मुलाकात होगी। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद।